नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। लद्दाख से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय फौजों का पराक्रम, और उस पराक्रम की हिंदी में एक शब्द होता है पराकाष्ठा। वो पराकाष्ठा आप देख रहे हैं जिसे कि चरम कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, जो कि ना भूतो न भविष्यति है। और बड़ी बात ये भविष्यति मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया के कॉन्टेस्ट में, कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सका है। जिस चीन को गुमान था महाशक्ति बनने का, उसका गुमान भारतीय फौजों ने तोड़ करके चकनाचूर कर दिया है। और आज हम आपको लद्दाख से जो जानकारी देने जा रहे हैं वो जानकारी आपको हैरान कर देगी। और हमारे साथ में जो चेहरे यहां से जुड़ रहे हैं वो आपको सबसे विशेषज्ञ राय देंगे, और आपको यह मालूम पड़ेगा कि आखिरकार इस समय इन हालातों में एलएसी पर क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। एलएसी फायरिंग पर बहुत बड़ी खबर। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी हुई थी फायरिंग। 7 सितंबर से पहले फिंगर 3 और फिंगर 4 पर फायरिंग। उत्तरी पैंगोंग पर 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है उत्तर के इलाके से ही तनाव बढ़ा, यानी कि पैंगोंग के नॉर्थ में भी फायरिंग हो चुकी है, 100 से 200 राउंड फायरिंग। और हम लगातार ये कह रहे हैं कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदल गए हैं। अब बात बोली से नहीं होगी, जरूरत पड़ने पर गोली भी चलाई जाएगी। और फिर हम आपको बता दें कि इस बार भी शुरुआत की थी चाइनीज ने, और उनके जवाब में जब यहां से इस्तेमाल किया गया तो पैर उखड़ गए चाइनीज के, हमेशा की तरह से। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं एलएसी पर फायरिंग पर बड़ी खबर। पैंगोंग के नॉर्थ में भी 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई है, ये बात सामने आई है। और उसके बाद तनाव की स्थितियां अभी भी कायम हैं। साउथ में भी फायरिंग हुई है। हम आपको अब की ग्राफिक्स हम आपको की ग्राफिक्स दिखाएंगे, लेकिन उससे तुरंत पहले अपने संवाददाता सुमित के पास जाएंगे। सुमित, सवाल यह है कि जो 100 से 200 राउंड फायरिंग है, इससे समझा क्या जाए? क्या ये समझा जाए कि जो चाइनीज फौज के जवान हैं उन्होंने कोशिश की थी कि फायरिंग करेंगे और यहां से हम पीछे ढकेल देंगे और हम कब्जा कर लेंगे, यानी कि अब वो इस पर उतर आए हैं कि फायर आर्म का इस्तेमाल करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे? सुमित, देखिए इसके दो पहलू निकलते हैं। अगर अभिषेक आप देखें, सबसे पहला उकसावे की कार्रवाई, यानी आप उकसाएंगे, उसके बाद भारतीय सेना अगर कोई एक्शन लेती है तो उसको वो उन बातचीतों में, यानी जो आने वाली बातचीत है उसमें सामने रखा जाएगा कि देखिए आपकी तरफ से फायर किया गया। और दूसरा इसका एक्शन है कि अगर वो प्रोवोकेशन नहीं होता है तो वो उनको डरा कर आगे निकल सकते हैं, यानी या तो डराकर आप दूसरी तरफ से फायरिंग करा ले, नहीं तो आप डराकर उनको पुशबैक कर दीजिए। ये दो स्ट्रैटेजीज हैं जो चीन लगातार अपना रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रोवोकेटिव एक्शंस को भारतीय सेना ना सिर्फ वहां पर उन्हीं की लहजे में जवाब दे रही है, बल्कि यह भी कि सारे प्रोटोकॉल्स हमारी सेना की तरफ से फॉलो किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 7 तारीख की एक जो हमारी जो प्रेस रिलीज आई थी, जब 7 सितंबर को इसी तरीके के एक्शंस को कोशिश की गई थी साउथ पैंगोंग में भी, तब भी भारतीय सेना ने कहा था कि हमने हमारी तरफ से पहली फायर नहीं किया, और लगातार उनका पेट्रोल, एग्रेसिव पेट्रोल जो था वो हमारी पोस्ट के बहुत ज्यादा करीब आ गया। तो ये साफ है अभिषेक, आप इसको मान के चलिए कि ये एक्शन नॉर्थ और साउथ में लगातार चीन की तरफ से होते रहेंगे। इस पे हम लगातार जोर दे रहे हैं कि वो एग्रेसिव होते जा रहे हैं और उसका हमको जवाब देना पड़ रहा है। आपका तुरंत परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। और कई और बड़ी अहम जानकारियां, अहम खबरें हमारे पास है। हमारे साथ में लद्दाख से जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और मैं बार बार कहता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को जो यहाँ की जानकारी वो अपने आप में अद्भुत है। जितने भी हम आपको जानकारियां दे रहे हैं उसके बारे में उनका विश्लेषण वो जानने योग्य है, समझने योग्य है। हमारे साथ में स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार जुड़ी हुई हैं, और जब भी हम उनसे बात करते हैं, ऐसा ये संयोग कहिए या इसे हमारी तैयारी का शिखर कहिए कि लगातार कभी सुखोई की आवाज सुनाई पड़ती है, कभी हमको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवाज सुनाई पड़ती है। इनसे ज्यादा और विशेषज्ञता से कौन बता सकता है? और साथ में हमारे साथ ब्रिगेडियर दीपक जुड़ रहे हैं जो कि चाइना के मामले में एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हम राय लेंगे। मेजर जनरल संजय सोई, वो भी यहाँ पर कुछ दिनों पहले मौजूद थे, उनका भी तजुर्बा बहुत कुछ बताएगा। और अचल मल्होत्रा जी भी मौजूद है हमारे साथ में, फॉर्मर डिप्लोमेट। शुरुआत करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। देखिए, बार बार बात यही हो जा रही है कि फायर आर्म का इस्तेमाल, अभी तक ये हो रहा था कि साउथ में, खबर नहीं जो आई है कि नॉर्थ में भी फायर आर्म का इस्तेमाल किया उन लोगों ने।
मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि फायर आर्म का इस्तेमाल की जो लगातार खबरें आ रही हैं, ये आखिरकार किस बात का इंडिकेट कर रही है, क्या संदेश दे रही हैं ये? देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो हवा में फायर करना ये एक अच्छे सोल्जर और प्रोफेशनल सोल्जर का काम नहीं होता है। जिस प्रकार भारतीय सेना में प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग होती है, एक गोली एक दुश्मन, लेकिन जो आपने देखा है ये इन्होंने हवा में फायर किया है, और इसलिए फायर किया है क्योंकि वो घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, डर लग रहा है उनको। और बड़ी बात तो ये है कि ना तो ये एग्रीमेंट, ना प्रोटोकॉल, ना प्रैक्टिसेस का इज्जत करते हैं, उनका उल्लंघन ही करते हैं। कल ही आपने देखा था कि भारत के रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में इस बारे में भी कहा कि वो वायलेट करते हैं एग्रीमेंट का। और जो यहाँ पर एलएसी पर आकर देखा है, जो स्थिति है वो टैक्टिकल और ऑपरेशनल है। जो भी गलती करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 15 जून को दिया, 29 अगस्त को दिया, और फिर 7 सितंबर को दिया। और एक बात, हमारे पास की ग्राफिक्स आ गया है, इसके बाद फिर आपके पास आएंगे, वर्लिंग के पास भी जाएंगे। देखिए, हम की ग्राफिक्स के तहत आपको दिखा रहे हैं एलएसी पर भारत का शौर्य, एलएसी पर भारत का पराक्रम। उस पर ध्यान दीजिएगा। 15 जून को गलवान में बुरी तरह से धूल चटाई है। एलएसी पर भारत का पराक्रम किस तरह से धूल चटाई है, किस तरह से 40 चीनी सैनिकों को मार गिराया है 15 जून को, और उसके बाद 29 अगस्त को साउथ पैंगोंग में पीएलए को भगाया है, और फिर 29 अगस्त को ही फिंगर 4 की चोटियों पर तिरंगा लहराया। और मैं कहूंगा पीसीआर से कि थोड़ा सा उनके डायरेक्शन में क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी से बताएं चीजें ताकि क्लियर हो सके कि क्या कहना चाह रहे हैं। 31 अगस्त ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा जताया है 31 अगस्त को। 7 सितंबर को मुखपारी में पीएलए की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। यानी कि लगातार एलएसी पर भारत पराक्रम जता रहा है, लगातार एलएसी पर भारत अपना जो शौर्य है उसका परिचय दे रहा है। वर्लिंग के पास जाएंगे। वर्लिंग, देखिए, हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि एलएसी पर हम उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। अब ये सर्दियां बढ़ रही हैं, अब ये समझने वाली बात है, फायर आर्म का भी इस्तेमाल हो रहा है। अब यहां से ये मामला कहां आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है आपको? अभिषेक, देखिए, जिस तरह से हमने चिनूक का सपोर्ट लेते हुए हम ये दावा कर रहे हैं कि हमने अराउंड 14 महीने का लॉजिस्टिक सप्लाई उन हिल टॉप में पहुंचाया है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि हम लोग वहाँ पे मेंटेन करने वाले हैं, एंड किसी भी तरीके से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बट साथ ही साथ में मैं इस बात को बार बार दोहराती हूँ कि जब एक्सट्रीम विंटर होंगे, मतलब जब बर्फबारी शुरू हो जाएगी, उस टाइम पे लड़ाई को शुरू करना या लड़ाई को चलते रहना बहुत ही मुश्किल होता है। उस टाइम पे जिस पोस्ट पे अपना दावा किया है और जिस पोस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं, वो उनकी टेरिटरी का पार्ट बन जाता है। एक जानकारी वर्लिंग रोक रहा हूं आपको, क्योंकि एक हमारे पास बड़ी जानकारी आ रही है। बड़ी खबर ये कि एलएसी के पास चीन ने तैनात किए 52,000 सैनिक। एक और बड़ी जानकारी, चीन की जो चाल है उससे जुड़ी हुई, 52,000 सैनिक तैनात किए लद्दाख के पास। 30 दिन में 17,000 सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। एक महीने में एलएसी पर बुरी तरह से आक्रामक हुआ है चीन। अगस्त में 35,000, सितंबर में 52,000 चीनी सैनिक वहां पर चीन ने डिप्लॉय कर दिए हैं। चीनी सेना और एयरफोर्स एक साथ में एलएसी के पास, यानी कि चीन की बड़ी तैयारी चल रही है। और हम आपको लगातार इस बात को जानकारी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि चीन किस तरह से हरकतें कर रहा है। और ये लड़ाई, बार बार कह रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ उन जवानों की नहीं है जो कि बॉर्डर पर तैनात हैं, ये हम सबकी लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। और एक जानकारी आपको और दे दें, बैक टू बैक एक और बड़ी खबर, दक्षिणी पैंगोंग में चीन के 10,000 सैनिक तैनात। दक्षिणी पैंगोंग से भी खबर आ रही है, वहां उन्होंने अपने 10,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। ब्लैक टॉप पर भारत के कब्जे से चीन चौकन्ना। दक्षिणी पैंगोंग में चीन ने अचानक ही तैनाती बढ़ाई, यानी कि दक्षिणी पैंगोंग में चीन लगातार तैनाती बढ़ाता जा रहा है। तुरंत चलूंगा ब्रिगेडियर दीपक के पास। ब्रिगेडियर दीपक, ये जो लगातार हम देख रहे हैं मोबिलाइजेशन चीन का बढ़ता जा रहा है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इतना ज्यादा फौज जुटाना और जिस तरह से ये ठंड का मौसम आ रहा है वहां पर सस्टेन करना, आपको क्या लगता है, क्या चीन के पास इतना अभ्यास है, इतनी ट्रेनिंग है कि उसकी जो फोर्सेस हैं, जो इतनी ठंड में इतनी ज्यादा संख्या वहां बढ़ा ली है, इसे वो सस्टेन कर पाएगा? लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, मैं ब्रिगेडियर नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में,
अगर ये सवाल आपने मेरे से किया है तो मैं सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन का प्रोफेसर हूँ और चीन को देखता हूँ। थोड़ा सा आपके नाम में कंफ्यूजन हुआ था, सवाल आपसे किया है, आप बताइए आप। अच्छा, तो मेरा तो ये मानना है कि चीन ये तो जो उसकी धमकाने की है या फिर वो समझता है डर जाएगा, जिस तरह से वो अपने जो मीडिया है वो दिखाता है, किस तरह से टैंक पर फायर कर रहे हैं, किस तरह से वो ड्रॉप कर रहे हैं और किस तरह से वो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं चोटियों पर, तिब्बत में एक्सरसाइज कर रहे हैं और फिर शिनजियांग में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो समझता है कि भारत इससे डर जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो भारतीय जवान हैं उन्होंने जो अपना शौर्य दिखाया है, खासकर जो कैलाश रेंज में या फिर हम कह सकते हैं कि जो पैंगोंग के नॉर्थ बैंक में उन्होंने चीनी जो 4 फिंगर में तैनात हैं उससे भी ऊंची ऊंचाइयों पर वो तैनात और चीनियों को सीधा कड़ा जवाब दे दिया है। तो चीन का ये कहना है कि भारत की जो क्षमता है, लॉजिस्टिक्स है, वो उनके मुकाबले बहुत कम है, तो इसलिए वो भारत को हर तरह से समझता है कि अगर वो विंटर चले जाएं, शीतकालीन में चले जाएं तो भारत को काफी समस्याएं हो सकती है। इसी बात पर अचल मल्होत्रा जी से भी एक कमेंट लेना बहुत जरूरी है। अचल मल्होत्रा जी, ये जो हम हालात देख रहे हैं, रोज हम देख रहे हैं, आप से कई बार पहले भी बात हो चुकी है, रोज हम देख रहे हैं कि चीन की ओर से खबर आ रही है कि वो अपनी संख्या को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अभी क्या आप सिचुएशन देखते हैं इसके आगे, क्योंकि एक और बातचीत की बात चल रही है कि हो सकता है शीर्ष लेवल पर एक बार बातचीत और हो जाए, तो एक और बातचीत की भी सुबुगाहट है और दूसरी ओर संख्या भी लगातार अपनी बढ़ाता जा रहा है। क्या इससे आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं? देखिए, इसमें निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। दोनों तरफ से मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी साइड किसी भी तरह की गफलत नहीं करना चाहती, पूरी तरह से प्रिपेयर्डनेस है। आप हमारे डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट का सिर्फ एक हिस्सा उठा लीजिए, जिसपे उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम इस इशू का पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी कॉन्टिजेंसीज। यानी बात यह है कि चाइना पे विश्वास करके बातचीत पे बात छोड़ी नहीं जा सकती है। हर तरह से तैयारी रहनी चाहिए। जो चल रही है हमारी तरफ से, चाहे हम इसे काउंटर डिप्लॉयमेंट बोले, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना अब हमें किसी भी किस्म का सरप्राइज दे। और ये बात भी क्लियर हो गई है कि ये जो है लंबा अभियान है, लॉन्ग हॉल जिसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, आने वाले समय से काफी दूर तक चलने वाला है। इसका मुझे एक ही जो पॉजिटिव लग रहा है मुझे कि विदेश मंत्री लेवल पे जो बात हुई है उसके बाद से शायद कोई फायरिंग या इस तरह का कोई प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं हुआ है। और ये माहौल अगर इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है एससीओ की साइडलाइंस पे प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में कोई बातचीत हो और इसका फिर एक कोई परमानेंट, मेरा मतलब फॉर द टाइम बीइंग जो है इसे रिजॉल्व किया जाए। फिर एक सवाल यहाँ से आपने जो बातें कही हैं उसी बात से जोड़ करके एक सवाल हम यहाँ पर लेंगे। वर्लिन हमारे साथ हैं। वर्लिन, एक बात मुझे बताइए कि ये जितनी भी बातें हम देख रहे हैं, ये सारी बातें चल रही हैं, जिस तरह से उनकी ग्राउंड ट्रूप तैनात है, उनकी फौज तैनात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ एयर पावर की बात कर रहा हूँ। वो लगातार अपने उधर से जो उनका एयर बेस है वहां पर वो तैयारियां कर रहे हैं, वहां से फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं। ये कितनी आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि वो जो उनकी तैयारियां हैं, जो लगातार वो फाइटर प्लेन अपने उड़ा रहे हैं, उसके पीछे कितनी आपको सीरियसनेस लगती है कि कितनी सीरियस तैयारियां हैं वो? देखिए, एयर पावर की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है एडवर्स वेदर को ध्यान में रख के भी कि हमें एयर डोमिनेंस अटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम ऑपरेशंस में सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी हमको तब मिलती है जब हम अपनी फोर्सेस का एक कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स हो, वो उस वेदर में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस ऑल्टीट्यूड से और जिस हाइट से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने वाला है, जिस पेलोड की बात कर रहे हैं, जब वो उसको सस्टेन कर पाए। और प्रेजेंटली अगर हम देखें तो इस एयरफील्ड में जितना भी हमको नॉलेज है और जितना भी हमको ओपन प्रिंट मीडिया से पता चलता है कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेज है वो बहुत ही सक्सेसफुली हो चुका है। कई सॉर्टीज फ्लाई की जा चुकी हैं जिसमें उनकी पायलट्स की निपुणता को पूरी तरह से और ज़्यादा निखारा जा रहा
लगाया है ताकि वो इस एडवर्स वेदर में इस वैली के चप्पे चप्पे को जान जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो उनका डिस्टेंस अगर हम कॉन्फ्लिक्टेड एरिया से देखते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जब हम ज़्यादा डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जहाज़ को ज़्यादा ईंधन लगता है और उसमें उसका जो एयर कॉम्बैट टाइम है, जो हवा में रहने की क्षमता है और डॉग फाइट करने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही है वर्लिन आप, और जो बातें वर्लिन बता रही हैं ये बात आप समझिए, लद्दाख से सारी जानकारी आपको मिल रही है। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत जाऊंगा मनीष झा के पास। मनीष, जो चीजें आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या अभी भी कोई बातचीत की कवायद चल रही है? चूंकि चीन लगातार अपनी फौजें बढ़ा रहा है, लगातार अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लगा हुआ है, क्या आपको अभी कुछ आसार लगते हैं कि कोई और बातचीत का कोई और रास्ता खुल सकता है? मनीष, देखिए, दो बातें बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात तो दोनों विदेश मंत्रियों के बातचीत के बाद ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द कमांडर लेवल की बातचीत होगी और उसमें डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और कमांडर लेवल की बातचीत आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं कुछ अंदर खाने गड़बड़ चल रही है। दूसरी बात है कि एससीओ सम्मेलन में कल एनएसए लेवल की बातचीत हुई और अब आगे एससीओ सम्मेलन में जो राष्ट्राध्यक्ष का सम्मेलन होता है वो होना है अगले कुछ हफ्ते के दरमियान, या तो इस महीने के आखिर में या अक्टूबर के शुरुआत में ही। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी भी एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस जा सकते हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन तैयारियां चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हो सकती है। लेकिन चूंकि आप लगातार बता रहे हैं कि वहां पर जो स्थिति है वो पल पल बिगड़ रही है, ऐसी स्थिति में अगले दिन क्या होगा ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि राजनाथ जी ने भी कह दिया है कि सीमा पर जो हालात हैं वो इस बार पहले के हालात से बहुत ही अलग है। जी बिल्कुल मनीष, एक अहम जानकारी हमारे पास आ रही है, उसके तुरंत बाद चलेंगे। हमारे कुछ मेहमान हैं जिनके पास मैं अभी तक नहीं जा पाया हूं, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें। चीन भारत विवाद को लेकर के बड़ी खबर, भारत के एक्शन से खिसियाए चीन की कार्रवाई। एक बड़ी खबर और आपको बता रहे हैं, भारत के खिलाफ चीन में सेकेंड लेवल का अलर्ट जारी। दूसरे लेवल का अलर्ट चीन ने जारी कर दिया है। सीमा पर हथियार और फौजियों की संख्या बढ़ाना ही मकसद है। इससे पहले 1987 में जारी किया गया था सेकेंड लेवल का अलर्ट, यानी कि लगातार चीन अपनी जो संख्या है वो बढ़ा रहा है और इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस मामले को युद्ध के स्तर पर लाया जाए। मैं जनरल संजय सोई, देखिए आप लद्दाख में आए भी हुए थे, आपने सारी सिचुएशन देखी थी। बार बार ऐसा लग रहा है, बार बार चीन इंडिकेशन दे रहा है कि वो युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या ये चीन पूरी तरह से युद्ध का फ्रंट खोल रहा है या वही कवायद है कि चोटियां कब्जा करो और दबाव बनाओ? अभिषेक, बिल्कुल जो आप कह रहे हो कि जो हालात हैं इस समय में बहुत ही टेंस माहौल है। हालांकि विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई एससीओ लेवल पे, एससीओ में, और 5 सूत्रीय प्रोग्राम दिया गया, लेकिन जमीन पर उसका क्या असर हो रहा है यहाँ देखने में थोड़ी भी कमी लग रही है। क्योंकि ग्राउंड पर हालांकि जैसा बताया गया पिछले 5-6 दिन से कोई फायरिंग नहीं हुई, लेकिन जिस प्रकार से डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, पैगोंग से के नॉर्थ में 10,000 ट्रूप्स उनके इकट्ठे हो गए हैं। 35 बटालियन से उन्होंने 50 बटालियन ले आए हैं। तिब्बत में फायरिंग चल रही है, फायरिंग का रिहर्सल हो रहा है, सेकेंड लेवल का अलर्ट कर दिया गया है। तो ये एक जाहिर करता है कि चीन ने अपनी तैयारी में कमी नहीं कर रहे, तैयारी में दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। क्या ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना चाह रहे हैं और भारत के ऊपर, या फिर भारत जिस प्रकार से तैयार है? डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन हम हर हालात के लिए तैयार हैं, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, किसी प्रकार का मौसम है, भारतीय सेना उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। मेजर संजय सोई, हमारे पास अहम जानकारी आ रही है, आपको रोकूंगा मैं और उसके तुरंत बाद में सुमित के पास जाऊंगा। बड़ी खबर यह है कि लद्दाख में भारतीय सेना का मिरर डिप्लॉयमेंट, इसको समझिए, मिरर डिप्लॉयमेंट। भारत की ओर से चीन के बराबर तैनाती, जितने उनके उतने हमारे हैं। भारत की तैयारी से चीनी सेना के हौसले पस्त हुए हैं। चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। चीनी सेना नहीं ढूंढ पा रही है घुसपैठ का नया ठिकाना। ऊंची चोटियों पर तैनाती से भारत को रणनीतिक बढ़त। सुमित, ये जो मिरर डिप्लॉयमेंट है इसको समझाइए,
कि ये मेरा डिप्लॉयमेंट जो किया गया है ये कुछ खास जगहों पर किया गया है, या पूरी जो 1547 किलोमीटर की LAC है लद्दाख की, ये वहां पूरी LAC पे यही स्थिति है? सुमित। देखिए अभिषेक, आप इसको मान के चलिए कि जब ये अलर्ट इशू हुए थे मई महीने में, तभी से हमारी मिरर डिप्लॉयमेंट, और ये मिरर डिप्लॉयमेंट ना सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि LAC पर है। लेकिन अब सिनारियो है मिरर मोबिलाइजेशन का या मिरर डोमिनेंस का, यानी जो डोमिनेंस चीन के पास है वही डोमिनेंस हमारे पास है या नहीं। दरअसल 29 तारीख के बाद ये सारी चीजें 360 डिग्री रिवर्स हुई, यानी अब हमारे पास साउथ पैंगोंगसो में यानी चुशूल के इलाकों में उन चोटियों पे पास वो डोमिनेंस है जिससे हम ना सिर्फ नेगोशिएशन के ऊपर उनके ऊपर बैठ के बातचीत कर सकते हैं, बल्कि अब हम उनको डोमिनेट भी कर सकते हैं। और ये सारी स्ट्रैटेजीज इसी अगस्त के बाद बदली है। अभी ठंड जैसे अब आएगी, हम लगातार कह रहे हैं कि इस बार ये सर्दियां बहुत गर्म होने वाली हैं, क्योंकि अभी भी लगातार दोनों तरफ से, खासतौर पे चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अगर वो साउथ पैंगोंगसो में कुछ ना कर पाए तो डेप्सांग में, डैमचौक पर या फिर नॉर्थ पैंगोंगसो के अंदर वो कुछ ऐसी टेक्टिकल पोजीशंस को मेंटेन कर ले ताकि सर्दियों खत्म होते होते वो उन पर अपनी बेसेस या फिर अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत कर ले। और ये सारा लड़ाई या फिर ये सारी जद्दोजहद इसीलिए हो रही है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय सेना इन सभी चीजों के ऊपर बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है और लगातार हर मूवमेंट की जानकारियां और उसका सर्विलेंस को बहुत अच्छी तरीके से देखा जा रहा है। सुमित, ये जो बात है मिरर डिप्लॉयमेंट की, इसी पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की राय लेना बहुत जरूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये मिरर डिप्लॉयमेंट जरा हमें समझाइए, बहुत जरूरी है जो आम दर्शकों के लिए समझना कि LAC पर लद्दाख में जो भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है वो हमारी कितनी बड़ी ताकत है और चीन के लिए कितना बड़ी चिंता का सबब है। ये अभिषेक जी, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है। ये जो मिरर डिप्लॉयमेंट की बात की है, ये सिर्फ संख्या के ऊपर में है, ये क्वांटिटी कितने ट्रूप्स हैं उसकी है। लेकिन अगर आप मिरर डिप्लॉयमेंट के एक कदम ऊपर में जाएं तो देखिए स्ट्रेटेजिक हाइट्स हैं वो भारत के पास में हैं, जो डोमिनेटिंग हाइट है वो भारत के पास में है, और माउंटेन के अंदर में डोमिनेशन और स्ट्रेटेजिक हाइट का बहुत महत्व है। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस है भारतीय सेना का माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, और बड़ी बात तो ये है जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, ये तो मैं कहूँगा जो मिरर डिप्लॉयमेंट है वो सिर्फ नंबर की है, लेकिन जो ताकत की है, जो एक्सपीरियंस की है, जो डोमिनेशन की है, वो पलड़ा पूर्ण रूप से भारत की तरफ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पलड़ा भारत की ओर से। और एक और जानकारी आपको दे दें, हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, भारत के पड़ोसी देशों में चीन की नई साजिश, चीन की एक और साजिश का खुलासा, चीन के हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का खुलासा। बांग्लादेश म्यांमार में हथियार मुहैया करवा रहा है चीन, यानी कि नए फ्रंट खोलने की तैयारी में है चीन। उग्रवादियों को हथियारों की सप्लाई कर रहा है चीन। चीन ने विद्रोही समूहों को भारी संख्या में दिए हैं हथियार, पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत में अस्थिरता फैले। और यहीं पर मैं तुरंत जाऊंगा अचल मल्होत्रा जी के पास में। अचल जी, समझने वाली बात यही है कि ये जो बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान का फ्रंट खोल दो, भारत में उग्रवादी गुटों को भेज दो, आतंकवादियों को भेज दो, चीन इस समय इस कवायद में जुटा हुआ है। हम क्या ये माने कि वो मान चुका है कि LAC पर उसकी अब दाल नहीं गलनी है तो दूसरे फ्रंट खोल दो? जाहिर है, देखिए जब इस ऐसी परिस्थितियों में चाइना चाहेगा कि जितने ज्यादा भारत के खिलाफ फ्रंट खोले जा सके खोले। पाकिस्तान तो उसका क्लाइंट स्टेट है, पाकिस्तान हमें काफी समय से परेशान कर रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके। जहां तक हमारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज का सवाल है, इसमें चाइना की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है, पिछले काफी साल से नहीं है, लेकिन कुछ एक हफ्ते पहले भी एक रिपोर्ट आई थी कि चाइना की एक फैक्ट्री में बनने वाला हथियार थाईलैंड में स्मगल किए गए थे और कयास ये लगाए जा रहे थे कि म्यांमार के रास्ते से उन्हें नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसीज को रीएक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जाहिर है कि जब आप दुश्मन की हर कोशिश करते हैं कि दुश्मन को हर तरफ से प्रहार किया जाए, तो हम तो चाइना की दृष्टि में उनके दुश्मन हैं। पाकिस्तान उनकी मुट्ठी में, नॉर्थ ईस्ट में वो इंसर्जेंसीज को रीएक्टिवेट करके हमारे लिए एक और सिरदर्दी खड़ी कर सकते हैं। इससे हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट को जो है म्यांमार के थ्रू थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ ट्रबल्स की जा सकती हैं। लेकिन बात यह है कि हम इन चीज़ों को पहले भी निपटा चुके हैं, चाहे वो पंजाब में खालिस्तान की मूवमेंट थी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज की मूवमेंट थी।
तो हमारे पास काफी बड़ा एक्सपीरियंस है इन चीजों को हैंडल करने के लिए। हाँ, जरूर है, एक फ्रंट और खुल जाएगा। लड़ाई जो अभी 2 फ्रंट और 2.5 फ्रंट की बात कर रहे थे, अब वो 3 फ्रंट या 3.5 फ्रंट की हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए एक और खबर अब बताते हैं केमिकल वार से जुड़ी हुई, और इस बीच में पीसीआर से कहूंगा कि पीसीआर से जो लाइन है उसको क्लियर किया जाए ताकि क्लियर जानकारी मिल सके। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट का सनसनीखेज खुलासा। ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट का सनसनीखेज खुलासा, भारत के खिलाफ जैविक युद्ध की तैयारी में पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ जैविक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। 3 साल के लिए पाकिस्तान और चीन ने किया है गुप्त समझौता। जैविक हथियार के लिए पाकिस्तान में साल 2015 से ही परीक्षण जारी है। चीन की वुहान लैब में बन रहे एंथ्रेक्स जैसे जैविक हथियार। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत में अस्थिरता फैलाने की, और अब ये नई बात सामने आई है कि जैविक हथियार के जरिए भारत पर अटैक करने की कोशिश। सुमित चौधरी, ये जो बात सामने आई है, इस पर आपको क्या लगता है कि ये मामला इस समय कितना गंभीर है? और गंभीर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि वुहान की लैब की वेबसाइट में जाएंगे तो उसमें आपको पाकिस्तान के कई सारे इंस्टीट्यूट के नाम मिलेंगे जिनसे उनका टाई अप है। लेकिन अभी जैविक हथियार के बारे में कवायद करना, जब LAC पर तनाव है, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? सुमित। देखिए, बिल्कुल केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाला वो थ्रेट परसेप्शन होगा जिसमें आप बिना सीधे इन्वॉल्व हुए सीधा आपस में भिड़े हुए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं एडवर्सरीज को। लेकिन अभिषेक, इसकी तैयारियां भी भारतीय सेना बहुत लंबे से कर रही है। इस पर स्टडीज भी की गई कि कैसे अगर ऐसा वॉरफेयर होता है तो हमको कैसे सिक्योर होना है, इसकी एक्सरसाइजेज भी की जाती है। लेकिन आपको याद होगा कि अभी LOC के ऊपर भी इस तरीके की खबर आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से उन आतंकियों को पुश किया जा रहा है जो कोरोना पॉजिटिव थे। इसके अलावा भी ये भी कहा गया कि वाटर बॉडीज के अंदर केमिकल मिलाकर बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन करना या फिर उनको नुकसान पहुंचाना भारतीय सेना को, ये भी स्ट्रैटेजीज जिनके इनपुट लगातार मिल रहे थे। तो ये सारे इनपुट लगातार हमारी सेनाओं को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलते रहते हैं। लेकिन ये जरूर है अभिषेक कि इसका इस्तेमाल वही अनप्रोफेशनल सेनाएं कर रही हैं जो लगातार अभी हमारे साथ कन्फ्रंट्रेशन में। आपको ये भी याद होगा कि अभी भी चीन के ऊपर यह आरोप है कि कोरोना भी एक बायोलॉजिकल वॉर का एक बड़ा उनका हिस्सा हो सकता है। इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन यह जरूर है कि आने वाले वक्त में इस तरीके के सिनारियो जब बदलेंगे तो मास डिस्ट्रक्शन के लिए या फिर नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल होना लगभग संभव है। अभिषेक। बिल्कुल सुमित, और इसी पे छोटा सा रिएक्शन लेंगे मनीष झा से। मनीष, आप कुछ बताना चाह रहे हैं इससे जुड़ा? कुछ आपके पास भी अहम इनपुट है, बताइएगा मनीष। देखिए अभिषेक, जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई थी और उसके बाद उम्मीद के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पहले तो इस दावा को खारिज करने की कोशिश की और उसके बाद जो कुतर्क दिए वो बेहद हास्यास्पद थे। आप सोचिए कि चीन का वुहान लैब पाकिस्तानी सेना के एक इंस्टीट्यूट के साथ एंथ्रेक्स बनाने का 3 साल का डील करता है और उसकी लोकेशन पाक अधिकृत कश्मीर के एक ऐसे दूर दराज इलाके में होती है जहां पर आम आदमी नहीं है, और तब वो कहते हैं कि हम लोग संक्रामक बीमारी के रोकथाम के लिए ये प्रयोग कर रहे थे। यही अपने आप में इस मंशा को जाहिर करता है कि चीन और पाकिस्तान जैविक हथियार बनाने के लिए किस तरह से एक लोकेशन को, एक संदिग्ध लोकेशन को चूज करते हैं। और उसके पीछे का रीजन यह है कि चीन चाहता था कि अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही से बचने के लिए पाकिस्तान के ऐसे इलाके को चुना जाए। मनीष, एक मिनट आपको रोकेंगे आपको। हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, टर्की की एक बड़ी साजिश की खबर है। मनीष, एक मिनट रोक रहा हूं आपको मैं। भारत के खिलाफ टर्की की बड़ी साजिश, एक और अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं। कश्मीर के अलगाववादियों की भर्ती कर रहा है, मीडिया में भर्ती की जा रही है। टर्की की मीडिया में कश्मीरी अलगाववादियों को जगह, दुनिया भर में भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की तैयारी। 5 अगस्त को प्रकाशित विवादित लेख इसी साजिश का हिस्सा। ये जो तस्वीर अभी आपको हमें तस्वीर भी दिखाएंगे, ये तस्वीर आप जो देखेंगे वो कश्मीरी अलगाववादी की बेटी की तस्वीर है। और देखिए, बात समझने की है, भारत के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं उसमें और भी कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, टर्की का क्या रोल है,
ये जानना बेहद ही जरूरी है। और अभी हमें जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि ये बात कहां तक पहुंची हुई है, कितनी बड़ी है और कितनी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ लगी हुई हैं। तुरंत मैं इस पे कमेंट लूंगा वर्लिन से। वर्लिन, देखिए, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई भारत और चीन के बीच में चल रही है, लेकिन इसमें और भी स्टेक होल्डर हैं और वो बात सामने आ रही है कि दूसरे देशों में, टर्की जैसे हुआ, पाकिस्तान हुआ, वहां से कोशिश किया जा रहा है कि आग में और घी डाला जाए। जी देखिए, चाइना हमेशा से ही उसका एक ड्रीम रहा है एक सुपर पावर बनने का, और जिसकी वजह से ये हमेशा उन देशों का सपोर्ट लेता है जो इंडिया के अगेंस्ट हैं। जब हम बात करते हैं इंडिया रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, दिस इज़ द ओनली रीज़न कि दे बोथ हैव एनिमोसिटी विद इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सो दे आर डेवलपिंग, जैसे सुमित बता रहे थे कि उनके कोरोना इटसेल्फ इज़ अ इनिशिएशन ऑफ बायोलॉजिकल वॉर विच दे हैव ऑलरेडी बिगन। एंड उसके साथ ही साथ टर्की के साथ उनका गठबंधन होना और ये इंट मिलना कि वो डेटा इकट्ठा कर रहा है, डेटा वॉरफेयर कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट, इट इज़ ए क्लियर साइन कि वो इंडिया जिन नेशंस के अगेंस्ट है और जो जिन नेशंस का हिडन इंटरेस्ट है उन सबको एकजुट करके अपना वो सुपर पावर बनने का एक सपना पूरा करना चाहता है। बिल्कुल, और मैं तुरंत जाऊंगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास, लेकिन उसके पहले एक जानकारी आपको और दे दूं। देखिए, हम आपको लद्दाख से लगातार खबरें बता रहे हैं, चीजें जानिए कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। और चीन और भारत के बीच में जो कुछ भी इस समय चल रहा है, चीन को कुचलने के लिए और भी रणनीति बन रही है, उसको जानना भी बेहद जरूरी है। अगली खबर यह कि अमेरिका ने गुआम मिलिट्री बेस पर दिखाई है ताकत। गुआम का मिलिट्री बेस, गुआम बेस पर अमेरिका ने की वॉर एक्सरसाइज, गुआम बेस पर अमेरिका की वार एक्सरसाइज, मिसाइल दागकर किया युद्धाभ्यास। अमेरिका की वार एक्सरसाइज से तनाव में चीन में लगातार इस बात को लेकर के परेशानी हो रही है कि जिस तरह से भारत ने बुरी तरह से मारा है, दूसरे देश भी पूरी तरह से वो जो चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल बन रहा है वो बनता हुआ दिख रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, गुआम बेस में जो कुछ हो रहा, हम ये मान के चले कि चीन को चारों ओर से घेर लिया गया है। अभिषेक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो गुआम है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूएस की मिलिट्री बेस है और यहाँ पर युद्ध अभ्यास करना एक बहुत बड़ा मायना है, क्योंकि यहाँ पर B-2 बॉम्बर हैं जो न्यूक्लियर डेटरेंस का एक बहुत बड़ा डिसीजन के मुताबिक काम करते हैं। अगर आप देखें कि आज ही कल ही जो लुजियाना है वहाँ पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराने की एक प्रैक्टिस की गई, और इसके अलावा डैगो गेशिया में भी B-2 बॉम्बर्स और जो 52 बॉम्बर्स हैं। अभी जो स्थिति है उसमें यूएस चाइना की जो तनाव है वो बहुत ही गंभीर हो गया है, वो उस स्तर पे पहुंच गया है जहां पर न्यूक्लियर डेटरेंस की बात आ रही है। और ये जो आपने गुआम की बात की है, इसका जो इंडिकेशन है ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। बिल्कुल, और यही देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, मैं दीपक जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि जो LAC पर चल रहा है भारत और चीन के बीच में, और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चीन को यहाँ से एक सबक मिला है, बड़ा सबक मिला है। अब जिस तरह से अमेरिका इसमें, अमेरिका का जो किरदार है, अमेरिका का जो रोल है, ये चीन पर कितना बड़ा दबाव के तौर पर आप देखते हैं दीपक जी? अमेरिका का दबाव काफ़ी है, और खास करके जो भारत ने दूसरे जो हमारे जो मित्र देश हैं, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, फिर ऑस्ट्रेलिया हो, इनके साथ हमने जो युद्ध अभ्यास किए हैं, फिर इनके साथ जो हमने जो मिलिट्री प्लेटफॉर्म और जो फैसिलिटी शेयर करने के समझौते किए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा दबाव बनाते हैं चीन पर। यहाँ तक कि कुछ चीनी जो एक्सपर्ट हैं वहाँ के, वो ये कहते हैं कि खास करके जो हमारी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से हम लिंच पिन बन करके उभर आए हैं इस स्ट्रैटेजी में, वो भी चीन को काफ़ी चुभ रही है, और इसलिए भी वो सीमा पे वो तनाव बढ़ा रहा है हमारे साथ। तो अमेरिका और भारत का खास करके जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जैसे गालवान से लेकर के अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है LAC पर, तो उसमें हमारा जो तालमेल है बहुत बढ़िया। उधर से जिस तरह से जो दबाव बनाया है अमेरिका ने, अमेरिका के राष्ट्रपति हो चाहे फिर उनके जो दूसरे अधिकारी हो, पोम्पियो सहित, तो काफ़ी दबाव बढ़ा है चीन पर। और मुझे लगता है कि इसका जो सामरिक दीपक जी, आपको एक मिनट रुकूंगा, क्योंकि हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। चीन ने एक नया वीडियो जारी किया है। दीपक जी, आपको रोक रहा हूं मैं। चारों ओर से घिरे चीन की जंग की तैयारी जारी। चीनी सेना का नया वॉर वीडियो।
एक के बाद दूसरा वॉर वीडियो चीन जारी कर रहा है और ये वॉर वीडियो जारी करने की रफ्तार उस समय से और भी तेज हो गई है जब से LAC पर भारतीय फौज ने चीन को आईना दिखाया है, रणनीतिक महत्व की जगहों पर कब्जा किया है और चीन के पास विकल्प लगातार कम होता जा रहा है। उसके बाद से चीन इसी तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है, एक के बाद दूसरे वीडियो, और फिर से एक नया वॉर वीडियो चीन ने जारी किया है। मेजर जनरल संजय सोई, ये जो बार बार वॉर वीडियो जारी कर रहा है चीन, क्या ये मान लिया जाए कि चीन ये मान चुका है कि उसके पास इसके अलावा और कोई विकल्प रह नहीं गया है कि वो वॉर वीडियो जारी करके ही संतोष करे? अभिषेक, मुझे कई बार हंसी आ रही है अभी जैसे आपकी बात सुन के कि ये शायद रील के हीरो बन गए हैं, जैसे पिक्चरों के हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं और जमीन पे जो भारत की सेना वो रियल हीरो भारत के सेना के सैनिक हैं। तो जब इनसे जमीन पर नहीं हो पा रहा है तो ये आज वीडियो बनाकर अपने देशवासियों को और बाकी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस काबिल है। तो ये पिक्चर बनने से या हीरोपंती से या इस प्रकार से वीडियो बनने से कोई बहादुरी साबित नहीं होती। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो अंदर से कितने खोखले हैं और अंदर से कितना उनके अंदर काबिलियत नहीं है। इसको ओवरकम करने के लिए बार बार वीडियो दिखाकर खाली प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभिषेक, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है और इस प्रोपेगेंडा का जमीन पर कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। अचल जी, देखिए, समझने वाली बात ये है और ये हर कोई सोच रहा है कि जब LAC पर चीजें एकदम क्लियर हैं, जब LAC पर भारतीय जवान तैनात हैं और पूरी सर्दियों में, ये भी अरसे बाद होने जा रहा है कि पूरी सर्दियों में उनके पास पूरी तैयारी है, तो चीन के पास कोई विकल्प नहीं, तो बार बार वो प्रोपेगेंडा वार का वीडियो जारी कर रहा है। आपको क्या लगता है कि हमको इस तरह की चीजों को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए या ये गंभीरता से लेने लायक है ही नहीं? नहीं, देखिए, आपको जो भी चाइना कर रहा है, प्रोपेगेंडा वार, इंफॉर्मेशन वार, उसको तो हमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन जमीनी हकीकत को हमारी सरकार और हमारी एजेंसीज, मुझे पूरा विश्वास है, बड़े अच्छे से असेस कर रही हैं और वो अपनी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए या अपनी जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो पहले से तैयार कर रही हैं। वो कोई भी ऐसी जगह कोई गैप नहीं छोड़ना चाहती जिससे कल आने वाले कल में हमें किसी भी किस्म का सरप्राइज हो। अब तो सरप्राइज एलिमेंट के लिए वैसे जगह भी नहीं रह गई है क्योंकि ये फेस ऑफ ही 4 महीने से चल रहा है और इसमें कोई अभी बहुत जल्दी खत्म होने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। तो प्रोपेगेंडा वार, इंफॉर्मेशन वॉर, ये सब अपना साथ साथ चलती रहेगी। उसे आप जो ग्लोबल टाइम्स है वो वहां की सरकार का माउथ पीस है, वो जो भी कुछ कहता है उसे हम ब्रश असाइड तो नहीं करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो भी चाइना की सरकार के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसे टोटली ब्रश असाइड कर दिया जाए या टोटली उसको बिल्कुल दरकरार कर दिया जाए या उसमें बिल्कुल भी कोई जो है अहमियत ना दी जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हम जानते हैं कि इसके पीछे पर्पस क्या है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल वार है, इंफॉर्मेशन वॉर है। हमें जमीनी हकीकत ये है कि कल अगर युद्ध होता है, इंफॉर्मेशन वार की जो आप बात कर रहे हैं अचल जी, वो एग्जैक्टली वो बार बार दिख रहा है कि इंफॉर्मेशन वार है, लेकिन समझने वाली बात यह कि इंफॉर्मेशन वार का हासिल क्या है, ये सबसे अहम बात है। एक और अहम जानकारी आपको दे दें इससे पहले कि ये बातचीत खत्म हो, बड़ी जानकारी, चीन से लंबी लड़ाई के लिए भारत की पूरी तैयारी। LAC पर जवानों के लिए भेजे गए स्पेशल टेंट, 14 महीने से ज्यादा वक्त के लिए स्टॉकिंग पूरी, फॉरवर्ड एरिया में पहुंचाया जा रहा है जंग का सामान, टेंट के अलावा खास कपड़े भी पहुंचाए गए। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि भारत की तैयारी पूरी है, जंग के लिए, लंबी लड़ाई के लिए तैयारी पूरी है। लद्दाख में और जवानों को भेजा गया है, घातक हथियारों के साथ ऊंची चोटियों पर डटी है सेना। एयरक्राफ्ट और रोड से वहां पर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जरूरी सामान ले जा रहे हैं। -50 डिग्री में भी LAC पर हमारे जवान पूरी साहस के साथ में, पूरे शौर्य के साथ में डटे हुए हैं। ये है भारत की तैयारी, क्योंकि चीन की जो हरकतें हैं उनसे हम अच्छी तरह से वाबस्ता हैं और ये बात भी समझने वाली है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये साल 2020 का भारत है और उसी की झलक यहाँ पर चीन को दिखाई पड़ चुकी है। मुखपरी की पहाड़ियों से लेकर के चुशूल तक
पैंगोंग के इलाके में हर तरफ चीन को ये बात समझ में आ चुकी है और भारत की ये जो रणनीति है वो चीन के इरादों पर बहुत भारी पड़ रही है। तो अपने सभी मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा और लद्दाख से ये हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप समझिएगा कि किस तरह से जमीन पर क्या हालात है, किस तरह से रणनीति बन रही है और भारत किस तरह से चीन की हर कार्रवाई के जवाब में आगे बढ़कर के कार्रवाई करने को लगातार तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।